गुड मॉर्निंग। और आज चलिए 50 प्रश्नों के बहुत ख़ास सेट को देखते हैं। ये 50 प्रश्न जो है ना, आपको कभी भी एग्जामिनेशंस में देखने को आ सकते हैं, खास करके बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में। ये 50 प्रश्न सिर्फ दिखाने के लिए हैं। अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग 300 प्रश्न जो है ना, वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है ना, वो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं चुने गए। और बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो गरम दल के बहुत अहम मेंबर थे। और उनको पहली बार जेल किस कारण से मिली थी, ये भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया, ये किया था होम रूल पार्टी ने। किसने किया था? ये होम रूल पार्टी ने। देखिए, एक और है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना, गणपति उत्सव ये सब जो है वो और शिवाजी उत्सव ये सब महाराष्ट्र में चालू करवाया था। तो उन्हीं का देन है ये गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। बाकी इसको डीप में जाइएगा तो इससे क्या हो गया कि सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा। बाद में सांप्रदायिक विभाजन बढ़ा और बहुत बाद में जाकर के देश का विभाजन भी हो गया इससे। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, भारतीयों द्वारा, देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। तो ये क्या थे? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट क्या अलग लोगों ने भी प्रकाशित किया था? और क्या इसकी स्टोरी है, ये बेसिक रूप में जानना ज़रूरी है। तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें कि सारे पत्र पत्रिकाओं की डिटेल बता दूंगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया था तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को प्रारंभ किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। देखिए, बिजौलिया आंदोलन जो एक लोकल आंदोलन था, उसको कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र था प्रताप, ठीक है ना, प्रताप समाचार पत्र था, जिसके माध्यम से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। अब देखिए, जो चीज़ें चर्चा का विषय बनती है ना, लोगों का उसके प्रति ध्यान जाता है और सरकार क्या दबाव में आती है। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से 1878 में अंग्रेजी भाषा की स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था, है ना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसलिए ध्यान में रहना जरूरी है। तो किसने किया था प्रकाशन? रॉबर्ट नाइट ने। पत्रिका का नाम क्या था? स्टेट्समैन। कहाँ से किया था? तो कलकत्ता से किया था। किस साल में किया था? 1878 में किया था। ये सब एक प्रश्न के बीच में 5 प्रश्न जो है वो छुपे हुए हैं, तो आपको बस घोट लेना है कि रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। किसके पश्चात किया था? अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। और क्या था ये? अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी समाचार पत्र था लीडर, जिसका संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। 1861 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। 1861 में इंडियन मिरर अखबार जो था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर क्या था? तो ये एक अखबार था, इसलिए मैंने इसको कोष्ट में लिख दिया है। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ना, वो दलित समाज को लेकर के था। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रकाशित किया था। बहिष्कृत भारत से कौन संबंधित थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित थे। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में काफ़ी मतभेद रहे थे। खास करके आप देखिए कि पूना पैक्ट जो हुआ, उसमें भी
बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन गांधी जी भूख हड़ताल पे अड़ गए और एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार माननी पड़ी। तो जैसे बोला जाता है ना कि प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है, उसी तरह गांधी जी ने जो है ना राजनीति में सब जायज़ कर दिया। खैर, वो दोनों ही बहुत महान लोग थे। वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1878 में, कब? तो 1878 में, वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर लिटन द्वारा, किसने? तो लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिटन ने प्रतिबंध लगाया और हटाया किसने? रिपन ने। वो आगे देखेंगे, आगे प्रश्न में है। वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। देखिए 1920 में, किसने? तो लाजपत राय। कहाँ? लाहौर में। कौन सा? तो वंदे मातरम। देखिए उस समय जो भाषा जो थी ना, वो पढ़े लिखे की, चूँकि मुग़ल बहुत दिनों तक रहे थे, तो उन्होंने उर्दू को, फ़ारसी को, इन सब को अपनी कोर्ट की भाषा बनाई। तो आम लोगों को के लिए ये भाषा जो है एक तरह से सीखनी ज़रूरी थी, और जितने संभ्रांत लोग थे वो लोग फ़ारसी बोला और लिखा करते थे। तो एक कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, ये अगर हाथ में अगर कंगन पहन रखा है तो उसके लिए आईने की क्या ज़रूरत है, और पढ़े लिखे के लिए फ़ारसी क्या, और जो पढ़ा लिखा है उसके लिए फ़ारसी क्या है, फ़ारसी तो पढ़ ही लेगा। वैसे ये अलग बात है कि आज हम जैसे लोग पढ़े लिखे में गिने जाते हैं, लेकिन हमें फ़ारसी नहीं आती है। जैसे मैंने फ़ारसी नहीं सीखी है, लेकिन पढ़ा लिखा तो हूँ ही। सोम प्रकाश पत्रिका की शुरुआत की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है ना। बहुत बड़े समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी बहुत सारी देनें हैं जो आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सोम प्रकाश पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार प्रसिद्ध था उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर जो अखबार था ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों के नीतियों का प्रचार करता था, ठीक है ना। उदारवादी कौन होते थे? जो अंग्रेजी शासन को लेकर के काफ़ी उदार थे। उनको लगता था कि अंग्रेज जो भारत में है ना, तो वो भारतीयों का विकास करने के लिए हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ संबंध है तो अरविंद घोष का संबंध है किसके साथ? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम का। ये साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था वंदे मातरम। इसके साथ संबंध किसका था? अरविंद घोष का। पायनियर क्या है? एक पत्रिका है। समाचार पत्र तो रोज़ प्रकाशित होते हैं, या वीकली पत्रिका महीने में या 15 दिन में एक बार छपती है। तो पायनियर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, ठीक है ना। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसका समर्थन किसने किया था? पायनियर ने। द पायनियर तो आज भी चलता है, लेकिन वो पेपर के फॉर्म में है। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अब देखिए, एक पत्रिका है जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया था। कौन थी वो पत्रिका? तो वो थी हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किसका समर्थन किया था? नील आंदोलन का समर्थन किया था। कहाँ किया था? तो अपनी पत्रिका हिंदू पैट्रियट में किया था। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे, ठीक है ना। स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। चूँकि इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री के फादर हैं, प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी हैं। तो उनको लेकर के भी जो एग्जामिनर होता है उनके मन में श्रद्धा होती है कि उनको लेकर के भी एक आध प्रश्न दे ही दें। जयप्रकाश नारायण को लेकर के बीपीएससी में काफ़ी श्रद्धा होती है, तो कुछ प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं जिसमें जयप्रकाश नारायण शामिल हो। जयप्रकाश नारायण, गांधी, नेहरू, टैगोर, इनसे संबंधित जो है प्रश्न है ना, बीपीएससी जरूर ही पूछती है, प्री हो चाहे मेंस हो, वह उसके कंटेक्स्ट उठाती है। मराठी पत्रिका केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े नाम हैं। तो केसरी का संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन होता था पटना से।
इंडियन नेशन एक अखबार था जिसका प्रकाशन होता था पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। भाई इसको देख लीजिए अच्छे से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। तो देखिए किस समाचार पत्र ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बाद इसकी प्रशंसा में लेख लिखा, वो लिखा इंडियन मिरर ने। फिर ये है कि भारतीय कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। 1885 में ये हुई, पूरी कहानी जानते हैं। तो इसके बाद किस पत्रिका ने लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है? द इंडियन मिरर ने लिखा। कब लिखा? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1828 ईस्वी में। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज चूँकि जो है ना सबसे बड़े समाज सुधारक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं और सुधारों के पिता बोले जाते हैं, पितामह बोले जाते हैं राजा राम मोहन राय, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न भी जरूर देखने को मिलता है। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की कब? 1828 में। संवाद कौमुदी बांग्ला तथा मिरातुल अखबार फारसी के संपादक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। देखिए इनको बांग्ला, कई भाषाओं के जानकार थे ये, बांग्ला, फारसी, इंग्लिश, ये सब भाषाएं वो राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो इसलिए उन्होंने कई सारे जो है ना बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया और बहुत सारे नॉलेज वो हमारे लिए छोड़ के भी गए। तो संवाद कौमुदी जो बांग्ला में छपता था और मिरातुल अखबार जो फारसी में छपता था, इसके संपादक कौन थे? तो ये दोनों ही थे, राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। देखिए ये किससे, इससे पहले इसका गठन कर लिया। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? मिरातुल अखबार, और उससे पहले क्या? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से भी पहले जो है ना 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। भाई राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि मूर्ति पूजा का जो है ना बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। आज कोई बोले कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं लगनी चाहिए तो क्या होगा? बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन उस समय के जो ब्राह्मण समाज सुधारक थे, वो देखिए उस समाज सुधारक किसी एक जाति के बंधन में या किसी एक धर्म में बांधना सही नहीं है। राजा राम मोहन राय ऐसे भी कहीं बांधे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम में मूर्ति पूजा का जो है बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, जो उस समय जो सड़ी गली मान्यताएं थी जो हिंदू समाज में गहरे धसी हुई थी, उनका उन्होंने बिल्कुल खुल के विरोध किया। जिसके कारण ये हुआ कि राजा राम मोहन राय जब लंदन गए तो लंदन से वापस नहीं आ पाए। प्रश्न भी आता है कि राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ पर है? तो वो ब्रिस्टल लंदन में है, वो आ नहीं पाए। उनका ज़बरदस्त विरोध किया था भारत के ही उनके खुद के समाज के लोगों ने। खैर ये तो कुछ खास चीज़ है जो हमें जानना ही चाहिए। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। देखिए ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने। भाई
1872 में कौन था? नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है ना। इसको किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भाई 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है, इनको जो है ना, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई संस्कृत में। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी ना, वो संस्कृत में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 3 प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैं बताता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन दे देंगे 4-5, ठीक है ना। इसके बाद ये रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। और ये आ सकता है कि संस्कृत में लिखी इनमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे भी घूम के आए, बस घोटा लगाते रहिए इसको। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। भाई देखिए, है ना, 2-3 क्वेश्चन है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री क्या थे? एक मुस्लिम थे। खैर वो अलग केस है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जैसे कि एक प्रश्न देखा है मैंने बीपीएससी में कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले थे, और ऑप्शन में था क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ऐसे करके। जाहिर सी बात है मुस्लिम उसका सही उत्तर होगा। तो एग्जामिनर जो है ना, वो इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, और उसको पूरी लिबर्टी है, और पूछे जाने चाहिए। क्योंकि जो पढ़े लिखा तबका है ना, वो इन सब फालतू के चीज़ों में कभी भी नहीं उलझता कि ये लिख दिया वो लिख दिया। ये तो मंदबुद्धि लोगों के काम है। क्योंकि मुसलमानों की बहुत सारी देन भी है भारत में, और बहुत बड़ी देन है, और सभी लोगों ने मिल के भारत को बनाया है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? भाई कई मार्टिन लूथर किंग हुए, तो हम लोग सबके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अलग सेपरेट क्लास में। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राधाकांत देव बंगाली नेता थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। तो राधाकांत देव क्या थे? तो ये एक बंगाली नेता थे। इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया था? सती प्रथा का। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्मारंग पांडुरंग ने। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। समाज सुधारक जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, ये थे महादेव गोविंद रानाडे। समाज सुधारक जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिया था। कब लिया था? तो 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता थी विवेकानंद की शिष्या। इनका नाम था मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद की शिष्या थी, इनका नाम था मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे।
इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, है ना, राजयोग, कर्मयोग, इस तरह करके। ध्यान है क्या आपको? चलिए, मैं आगे ज़रूर इसको जो है डिटेल से बता दूंगा। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी न्यूयॉर्क में। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो अडयार, मद्रास में। भाई उस समय क्या था कि अंधविश्वास चरम पे था। अब मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा अंग्रेज़ों को बुद्धू बनाए जाने की जो बहुत सारी घटनाएं हैं ना, वो अलग से मैं सेपरेट में बताऊंगा, है ना। अभी तो चूँकि ऑनलाइन क्लास की अपनी लिमिटेशन है। भारत में एनी बेसेंट के प्रयासों से थियोसॉफिकल सोसाइटी की को सफलता मिली। एनी बेसेंट के प्रयासों से थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिरोजियो। भाई प्रोफेसर साहब, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, शायद 23 साल की एज में, और उसी समय वो प्रोफेसर वगैरह सब बन गए थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, उन्होंने अपने इकलौते लड़के की शादी एक विधवा से कर दी थी। तो यहाँ से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया था। आज ऐसे ही नहीं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं इतने सालों के बाद भी। उन्होंने जो कहा ना, वो अपने कर्मों में करके दिखाया था, इसलिए उनका हम आज नाम ले रहे हैं। देखिए उस समय क्या था कि बहुत बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, कम उम्र में शादियां हो जाती थी, और मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। लोग हैजा से, प्लेग से और बहुत सारी बीमारियों से मर जाया करते थे। तो बचपन में किसी की शादी हुई, किसी लड़की की शादी हुई या लड़के की भी शादी हुई, और लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो व्यक्ति सर्वाइव करे, ज़रूरी नहीं था कि जिए। अब 5 साल 6 साल की बच्ची की शादी हो गई और 8-10 साल के उम्र में या 12 साल के एज में वो विधवा हो गई, तो पूरी जीवन जो था ना उसका एज ए विधवा की तरह ही उनको जीना पड़ता था, सफ़ेद साड़ी में। अब है तो बच्ची, लेकिन उसको जीना है विधवा जैसे, तो समझिए कितनी ज़्यादा जो है उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी होती थी। तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है ना उसको कानूनी रूप से वैध करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि अंग्रेज अपने आप को काफ़ी प्रगतिशील समझते थे, और हिंदुस्तान में उन्हीं का राज था, इसलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून जो है ना अंग्रेज़ों के टाइम में बन गए थे। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाइस्नात सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रफ्त गुफ्तार निकाली गई। देखिए वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजायदाइस्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से रफ्त गुफ्तार पत्रिका निकाली गई। तो पूछा भी जाता है कि रफ्त गुफ्तार पत्रिका किसने निकाली, तो लोग चलते फिरते दादा भाई नौरोजी में टिक कर देते हैं, लेकिन अगर 3-4 नाम दे दे बीपीएससी तो क्या करना है आप बेहतर जानते हैं। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। भाई उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ने, मतलब समाज सुधार को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए। जैसे महिला शिक्षा, नीची जातियों को शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में बहुत काम किया उन्होंने। कई सारी किताबें भी लिखी और ये भी कहा कि ब्राह्मणों ने झूठे ग्रंथ रचे हैं। बिल्कुल, आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसी विचित्र कथाएं जो हमने बचपन से सुनी है, जो किसी भी तरीके से संभव नहीं हो सकती है, और दुर्भाग्य से साइंस का यूज़ करके आज लोग उसको जो है वो सही करवाने में तुले हुए हैं। हमसे बड़े कई सारे लोग उस समय थे शुरुआत में, जिस समय इंटरनेट वगैरह इस तरह से नहीं जनरल हुआ था। भूकंप का मतलब वो ये समझते थे कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी है, तो शेषनाग जब हिलता डुलता है तो भूकंप आता है। तो ये बहुत कॉमन परसेप्शन था। बचपन में हम जब बड़े बूढ़ों से पूछा करते थे तो वो भी भूकंप का जो है ना यही मतलब बताया करते थे। तो उस समय हम देखते हैं कि मतलब
कितनी अजीब तरीके से चीज़ें थी हो रही थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, लेकिन इंटरनेट और विज्ञान के फैलाव से लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं। आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना, वो छोटे बच्चों को भी बता सकते हैं और समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हम डिजिटल बोर्ड के जरिए दिखा सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है और पृथ्वी की स्थिति क्या है। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। देखिए, इनके नाम पर जो है ना, पेरियार जो है ना, वो एक हाथी अभयारण्य भी है केरला में। तो ये जो थे ना, इनका बड़ा, पेरियार का बड़ा सम्मान है साउथ में। तो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था वी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब, और गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। तो चलिए, 25 प्रश्न हमने देखा है, फिर हम लोग 50 प्रश्न हमने देखा है, फिर 50 प्रश्न का सेट लेकर के आएंगे। लगातार पढ़ते रहिए, मैंने पर्याप्त मटेरियल दिया है। फिर भी खुद को हमेशा अपडेट करते रहिए, जितना अपडेट करेंगे उतना अच्छा है। करंट्स को लेकर के मैं और भी चीज़ें लाऊंगा। ये तो स्टैटिक जीके है, ये आपको हमेशा काम देगा। करंट को लेकर के जो लेके आऊँगा वो एग्जामिनेशंस के बाद तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।